नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके इस चैनल लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन पे। उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि हमारे पेपर जो हैं दरवाजे पे खड़े हैं और बहुत ही दस्तक दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कामयाबी और सफलता जो है आपकी इसी से निकल के आने वाली है। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको बस वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसके बाद आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैंने जो बात कही वो 100% सही कही थी। क्लास बहुत ध्यान से देखना और किस तरीके से उन क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालूंगा मैं, ये आपको हर एक क्वेश्चन पे नजर जमा के रखने के बाद पता चलेगा। कब क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले सेशन के इस पहले क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्केलिंग ग्रेट हाइट्स। तो ये आपने पढ़ी होगी 9th और 10th क्लास की जो चैप्टर्स हैं आपके SCERT के टेक्स्ट बुक से, वहां से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। पर ये आपको क्वेश्चन आमतौर पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपने मार्केट में जो गाइड वगैरह आती हैं, क्वेश्चन बैंक आते हैं, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अपने क्वेश्चन MCQ जो देते हैं वो, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये आपको समरी निकल के आ जाएगी। जब मतलब 8-10 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो उसमें से टोटल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ये चारों स्टेटमेंट में से एक आपका सही है और 3 गलत है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। शुरुआत करते हैं। संतोष यादव इज द सेकंड वुमेन इन द वर्ल्ड दैट हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो संतोष यादव जो है वो दूसरी महिला है विश्व में जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। दूसरा ऑप्शन है आपका, शी वाज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोकियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो उनका जन्म जो है एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम था जोकियावास, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है। तीसरा ऑप्शन है, संतोष वाज ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। क्या संतोष जो है वो हमेशा कंटेंट थी, सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी, वो अपने प्लेस थे, उस जगह से जहाँ पे वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जहाँ पे गुजारती थी या उसका बचपन बीता था। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज शी वाज डिटरमाइंड फ्रॉम द बिगनिंग टू चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ। तो ये चारों ऑप्शन में से आप देख के बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं हमारे इस आंसर की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सेकंड स्लाइड में जो आपके गलत आंसर हैं वहां पे आइडेंटिफाई करके इस वाले पार्टिकुलर स्लाइड में उसको सही किया गया है। पहले में आपने क्या देखा, संतोष यादव इज द सेकंड वुमेन। संतोष यादव सेकंड नहीं थी, शी वाज द ओनली वुमेन। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। एंड शी वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास था, जोकियावास नहीं था। ऐसे छोटे छोटे अगर आप चीजों को पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आपका गलत ऑप्शन गलत होने का, आपका जो क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है, संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वहां क्या दिया था, वहां दिया था ऑलवेज कंटेंट और यहाँ दिया है नॉट कंटेंट। तो जो आपका सही वाला है ये वाला पार्ट है इस पार्टिकुलर स्लाइड में। एंड फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, शी वाज डिटरमाइंड फ्रॉम द बिगनिंग टू चूज द करेक्ट एंड रेशनल पाथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें भी गलतियां जो है आपकी हाईलाइट कर दी गई हैं इस ग्रीन कलर से। बढ़ेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्किलिंग ग्रेट हाइट्स। तो यहाँ पे संतोष पेरेंट्स वर नॉट अफ्लुएंट एंड कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू द बेस्ट स्कूल। तो संतोष यादव के जो पेरेंट थे वो अफ्लुएंट मतलब धनी होता है, वो पैसे वाले नहीं थे और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको बेस्ट स्कूल में भेजना पढ़ाने के लिए। तो क्या ये सही है या गलत है ये आपको बताना पड़ेगा। इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द नियरेस्ट टाउन। तीसरा ऑप्शन है, एट 17 most of the girls in her village used to get married. A marriage as early as that was the last thing in the संतोष माइंड। तो इसमें से करेक्ट आंसर अगेन आपका ऑप्शन डी होने वाला है। इन तीनों में कहाँ कहाँ गलतियां हैं ये देखेंगे आप। संतोष पेरेंट्स नॉट अफ्लुएंट की जगह पे नॉट हटा देंगे तो इनके पेरेंट्स जो थे अफ्लुएंट थे, वो इतने सक्षम थे ताकि वो अपनी बच्ची को भेज सकते बेस्ट स्कूल में पढ़ाने के लिए। एंड कुड नॉट अफोर्ड की जगह पे हम यहाँ पे कुड अफोर्ड कर देंगे, नॉट हटा देंगे। तो आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया है। दूसरी लाइन में देखिए, इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द नियरेस्ट टाउन की जगह पे विलेज होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लेंगे उसको। एट 17 की जगह पे 16 हो जाएगा जब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स उसकी गांव की उनकी शादी कर दी जाती थी। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां यहाँ पे, अगर आप चैप्टर आपने थॉरली पढ़ा है, उसको डीपली पढ़ा है, तब इन मिस्टेक को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर अदरवाइज जो है आप सवाल को गलत करके आएंगे। फोर्थ ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट था, मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग इन द संतोष माइंड। संतोष के दिमाग में क्या चल रहा था कि जो शादी की जल्दीबाजी है वो उसको लास्ट में देखा जाएगा, पहले जो बाकी सारी चीजें हैं उसको कर लें। तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे था। वो नॉट को हटा के यहाँ पे वर अफ्लुएंट, संतोष पेरेंट वर अफ्लुएंट एंड कुड नॉट एंड कुड अफोर्ड टू सेंड हर टू द बेस्ट स्कूल। मतलब इतने सक्षम थे, इतने वो इतने उनके पास सलाहियत थी कि वो अपने बच्ची को स्कूल बेस्ट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते थे।
पर उसके बावजूद वो उस तरह के लोकल कॉन्टेक्स्ट में उस दौर में उस कॉन्टेम्पररी सोसाइटी में उस तरह के जब इनका दौर चलता था तो वहाँ पे पैसा होने के बावजूद भी बच्चों को स्कूल में भेजने की बच्चे स्पेशली बच्चियों को इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे उस नज़रिए से समाज उसको अच्छा नहीं देखता था। तो ये काफ़ी पहले की बात है, आज वो दौर बदल चुका है। दूसरा ऑप्शन है इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज। हमने क्या देखा था पिछले पिछले वाले ऑप्शन में जो गलत था वहाँ पे टाउन था, इसकी जगह पे यहाँ पे लोकल विलेज होगा ऑप्शन। एट 16 वहाँ पे हमने देखा था 17 अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग इन द संतोष माइंड। तो हमने यहाँ पे देख लिया दो ऑप्शन में हमें कितने सारे हमने पॉइंट देखे यहाँ पे 4 और 4 8 दो क्वेश्चन में आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो गए। मैंने बोला था पहले ही आपको क्वेश्चन का यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम लोग। तीसरा अगेन आपका हाइट से स्किलिंग ग्रेट हाइट से आपका स्टेटमेंट है संतोष थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर गो टू दिल्ली इफ शी डिड नॉट गेट एजुकेशन। तो संतोष ने अपने पेरेंट को थ्रेटन किया, उनको धमकी दी कि वो दिल्ली नहीं जाएगी अगर उसका प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी। तो दूसरा ऑप्शन है शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन जयपुर। तीसरा ऑप्शन है संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू उत्तरकाशी। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं। संतोष थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी। दिल्ली जाने की बात नहीं हो रही थी, शादी की बात हो रही थी। उसने कहा कि अगर उसके पेरेंट्स उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे तो वो शादी नहीं करने वाली अपनी, ये बात को लेकर उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी थी। दूसरा ऑप्शन था शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली जो नॉट जयपुर। तीसरा ऑप्शन है संतोष पेरेंट रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है आपका, करेक्ट है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। उत्तरकाशी की जगह पे क्या हो गया, जयपुर हो गया। जब उसने हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास किया था तो वो जयपुर गई हुई थी। अगर ये फोर्थ ऑप्शन देखेंगे आप, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अगेन आपके स्केलिंग रेट हाइट से है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक चैप्टर को उठाया जाए और उसके साथ में जो और टेक्स्ट बुक के अलावा जो ग्रामर का पोर्शन है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, जो आपके लिटरेचर पोर्शन है अप टू पीजी लेवल तक के, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके अलावा नरेशन है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड आपके टॉपिक हो सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स को चुनिंदा करके सेलेक्ट करके 40-50 क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम लोग, अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तभी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन अहिल्या हॉस्टल विच फेस्ड अरावली विल्स। एक एक क्वेश्चन को मेरे सवाल के आंसर देने से पहले आप इसमें से गलती निकालें, तब आपको समझ में आएगा। अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन अहिल्या हॉस्टल विथ फेस्ड अरावली हिल्स। दूसरा ऑप्शन है संतोष यूज्ड टू वॉच माउंटेनियर्स फ्रॉम रूम गोइंग अप द हिल्स। यानी कि संतोष ने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और उसको एक रूम मिला जो अहिल्या हॉस्टल में था, जिसका मुंह जो था अरावली हिल्स की तरफ था। दूसरा ऑप्शन है संतोष यूज्ड टू वॉच माउंटेनियर्स। संतोष देखा करते थी जो पर्वत पे चढ़ने वाले पर्वतारोही रोही होते हैं, फ्रॉम रूम अपने रूम से, और गोइंग अप द हिल्स जो कहाँ जाते थे, वो हिल्स पे पहाड़ियों पे चढ़ते हुए जाते थे। तीसरा ऑप्शन है वन डे शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट माउंटेनियर्स एंड शी आस्क्ड इफ शी कुड हेल्प देम। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन देख लिया आपने। चौथा ऑप्शन है शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन कॉलेज इन उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो तीन ऑप्शन आपके गलत हैं, एक बी और ए बी और सी, और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कैसे सही है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे संतोष ज्वाइंड महारानी कॉलेज, यहाँ तक तो बिल्कुल दुरुस्त था। एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल नॉट अहिल्या हॉस्टल। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इन सारी छोटी छोटी चीजों का। विच फेस्ड अरावली हिल्स। उसके बाद संतोष यूज टू वॉच विलेजेस नॉट माउंटेनियर्स फ्रॉम रूम गोइंग अप द हिल्स। तीसरा ऑप्शन वन डे शी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट माउंटेनियर्स एंड शी आस्क्ड इफ शी कुड ज्वाइन देम। वहां पे हेल्प की बात नहीं हो रही थी, उसने उनको हेल्प करने के लिए ऑफर नहीं किया था। उनसे उन्होंने क्या किया था, संतोष यादव ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनसे उन्होंने इजाजत ली थी कि वो उसको ज्वाइन कर सकती है। एंड फोर्थ ऑप्शन शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाया एंड इनरोल्ड इन अ कॉलेज इन उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो बिना अपने फादर की इजाजत के उन्होंने क्या किए, पैसा बचाए, और उत्तरकाशी का एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था जहाँ पे पर्वत पे चढ़ाई करने संबंधित जो बातें हैं वो सिखाई जाती थी, तो इन्होंने एडमिशन वहाँ पे लिया था। तो हमने देख लिया कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के हिसाब से 4 चौका 16 क्वेश्चन उसके अंदर से हमने निकाल लिए हैं। पांचवा ऑप्शन देखेंगे आप, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्किलिंग ग्रेट हाइट्स। अगेन उसी चैप्टर से है। संतोष कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इन एंडेड ऑन 18th May। तो अगेन आपको इन चारों स्टेटमेंट में से निकालना है कौन सा सही है। शी वाज सपोज टू बी इन द उत्तरकाशी ऑन द 21st and she had written a letter to of apology or to her father
विथ हिज परमिशन शी हैड गॉट हरसेल्फ इनरोल एट उत्तरकाशी। यानी संतोष ने क्या किया, कॉलेज सेमेस्टर जो उसका जयपुर में था वो एंड होने वाला था अप्रैल में, बट उस वो एक्चुअल में एंड कब हुआ, 18 मई को हुआ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है शी वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। वो उसको उत्तरकाशी में रहना था कब, 21st को। एंड शी हैड रिटन अ लेटर ऑफ अपॉलजी, उसने एक क्षमा याचना के लिए अपने फादर को एक लेटर लिखा विथ हिज परमिशन, जो उसकी इजाजत से। शी हैड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, उसने अपने फादर की परमिशन से कहाँ दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था, उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज संतोष वेंट ऑन हर एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। तो संतोष ने क्या किया, संतोष जाती थी, जहाँ जाया करती थी एक्सपेडिशन के लिए प्रत्येक साल में पर्वत पे चढ़ने के लिए, और उनकी क्लाइंबिंग जो स्किल है ऊपर चढ़ने की वो स्किल है वो स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे क्या हुई, गिरती चली गई। तो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, संतोष कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ तक, बट इन एंडेड ऑन 19th में। तो 19th की जगह पे आपने क्या देखा था, वहाँ पे 18th में दिया था, करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। 19 मई को वो एंड हुआ, जो कि आपका अप्रैल में संतोष का कॉलेज सेमेस्टर एंड होने वाला था, जो कि कहाँ पे था, जयपुर में था। एंड शी वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, ये बिल्कुल दुरुस्त है स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। शी हैड रिटन अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू हर फादर, विदाउट की जगह वहां क्या था, वहां पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, विदाउट की जगह पे क्या था, विद था। तो शी हैड रिटन अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू हर फादर विदाउट हुज परमिशन, बिना उनकी इजाजत के, बिना उनके परमिशन के, शी हैड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, उसने अपना दाखिला कहाँ पे लिया, एडमिशन, उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या था आपका, संतोष वेंट ऑन हर एक्सपेडिशन एवरी ईयर एंड हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, और उनकी क्लाइंबिंग स्किल क्या थी, मैच्योर होती गई रैपिडली, तेजी के साथ में। पर उसकी जगह पे हमने क्या वहां पे देखा था, वहां पे दिया था स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, तो वहां पे डिक्लाइन ग्रेजुअली नहीं था, स्टार्टेड क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली। नेक्स्ट आपका अगेन स्केलिंग ग्रेट हाइट से है, शी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे उन्होंने क्या किया, पर्वत पे चढ़ने का अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने डेवलप किया क्या, एक रिमार्केबल, एक बहुत बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड। और दूसरा ऑप्शन है शी प्रूव्ड हरसेल्फ विथ गोल्डन विल, फिजिकली एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। एंड द थर्ड ऑप्शन इज the culmination of her hard work and sincerity came in 1992 when, at the age of 21, she scaled Mount Everest. And the fourth option is during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber at North Pole. तो इसमें से आपको एक कोई स्टेटमेंट दुरुस्त होने वाला है, बाकी सारे तीन जो ऑप्शन है आपके वो गलत हो जाएंगे। तो शी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। दूसरा देखिए, शी प्रूव्ड हरसेल्फ विद आयरन विल, आयरन विल की जगह पे यहाँ पे क्या दिया था, गोल्डन विल, तो यहाँ पे गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। फिजिकल इंडोरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, ये सब बिल्कुल दुरुस्त है। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992 व्हेन एट द एज ऑफ 20 साल की जगह पे वहाँ क्या दिया था, 21 साल दिया था। शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि उन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। शी क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ कितना, 20 साल की एज में उन्होंने चढ़ाई की थी। एंड ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल किट टू क्लाइंबर एट साउथ कोल। साउथ कोल की जगह पे वहाँ क्या था, नॉर्थ कोल था, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी गलती अगर आप पहचान पाएंगे तो आपका एग्जाम में गलत होने का सवाल जो है गलत हो ही नहीं सकता है। दोबारा आपका उसी से चैप्टर से है, संतोष मैनेज टू सेव सोहन सिंह, संतोष किसी तरह से बचाने में कामयाब हो पाई सोहन सिंह को, क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। विद इन 12 मंथ संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज एथलीट एक्सपेडिशन, 12 महीने के अंदर संतोष ने अपने आप को पाया एक मेंबर जो इंडो नेपालीज एथलीट एक्सपेडिशन का। एंड शी स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, दो बार उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की। एंड सिक्योर्ड हरसेल्फ एंड इंडियन तिब्बतियन यूनिक प्लेस इन एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और जो एनुअल माउंटेनियरिंग होती थी, साल में एक बार चढ़ाई होती थी, उसमें उन्होंने अपना एक सिक्योर रैंक किया, उनको एक इससे नवाजा गया एजाज से, जो आपका क्या था, इंडियन तिब्बतियन एक यूनिक प्लेस था। एंड आपका शी वाज अवार्डेड विद वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री। तो उनको राष्ट्र के सबसे जो ऊंचे सम्मान है, जिसका जो पद्मश्री है, उससे उनको अवार्ड दिया गया। तो इसमें से आपको पहचानना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है।
थोड़ा सा टाइम लेंगे और आप कोशिश करें बताने की आपका कौन सा स्टेटमेंट आपने सही किया है। तो आते हैं हमारे आंसर पे। संतोष मैनेज टू सेव मोहन सिंह नॉट सोहन सिंह, वहां क्या दिया था, सोहन सिंह दिया हुआ था। विद इन 12 मंथ, ये तो सही था। संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन, वहां पे क्या दिया था, इंडो नेपालीज एथलीट एक्सपेडिशन दिया था। यहाँ पे देख पाएंगे आप, एथलीट की जगह हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वुमेन्स एक्सपेडिशन। शी स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, उन्होंने 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की। एंड सिक्योर्ड हरसेल्फ एन इंडियन a unique place in annals of mountaineering। इंडियन इंडियन की जगह पे वहाँ क्या था, इंडियन तिब्बतियन था, बट यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या होने वाला है, इंडियन था सिर्फ। एंड शी वॉज अवार्डेड विथ वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जा रहा है, और तीन जो जहाँ जहाँ पे गलतियां हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एज अ fervent environmentalist, संतोष कलेक्टेड एंड ब्राउट डाउन डैश केजीज ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालय। तो एक इन्वायरमेंटल की एक जागरूक जिम्मेदार इंसान होने के नाते आप ऐसा समझ सकते हैं, संतोष यादव ने कचरा इकट्ठा किया, वहां से गार्बेज कूड़े कचड़े जो थे उन्होंने इकट्ठा किया हिमालय से और उसको वापस लेके आई। तो उसका वजन बताना है आपको कितना था, 520 केजी था, 530 केजी, 500 केजी या 550 केजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 केजी, जो गार्बेज था वो संतोष यादव हिमालय से कलेक्ट करके लाई थी। अब आपके संतोष यादव से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, उसमें से अगर आप 8 into 4 32 क्वेश्चन हमने सिर्फ यहीं से कर लिए हैं। एंड द मीनिंग ऑफ मॉडस ऑपरेंडी, इसका मतलब बताना है आपको, मॉडस ऑपरेंडी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। तो 9 नंबर का जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो द कंडीशन ऑफ ह्यूमन माइंड नहीं होगा, वर्क इन वर्कशिप नहीं होगा, एंड कॉज ऑफ और ट्रेंडिंग टू कॉज स्लीप ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। यहाँ पे आपका आंसर है, देख पाएंगे आप। ये बताइए कि हीरोइक कपलेट किसको कहते हैं। हीरोइक, एक हीरोइक कपलेट कंसिस्ट व्हाट, अ लाइन ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग 7 feet, or a stanzas of 7 lines, or a verse line with 7 syllables, or iambic pentameter lines rimmed in pairs। तो आपको बताना है कि हीरोइक कपलेट क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हीरोइक कपलेट की जगह पे हम दूसरे इसका अल्टरनेटिव देखें तो ये इसको हम क्या करते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर भी कहते हैं, जो आपका रिम एक रिदम के लाइन में होती है और ये जोड़ों में होती है। इसका आंसर देख लेंगे, आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स रिम्ड इन पेयर्स, ये जोड़ों में होती है। और राइम्स राइम्स क्या होते हैं आपके, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ऐसे करके जो लास्ट में आपका सेम चीज रिपीट हो रही है ना, वो आपका राइम्स होता है। तो इट इज अ राइमिंग कपलेट और पेयर्स ऑफ लाइंस विथ एंड रिम्स। अब बताना है हाइपरबोले क्या है। तो हाइपरबोले आपका चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ कॉमिकल मिसयूज ऑफ अ वर्ड फॉर वन साउंडिंग सिमिलर, और अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीगरेटेड और एक्स्ट्रावेजेंट, और अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू incongruous statements, और figure of speech where word in place of a polite one। तो ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच का ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो आपके स्टेटमेंट होते हैं हाइपरबोले में, वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किए जाते हैं, जिससे लगता है कि हाँ जो एक्चुअल चीज है उससे कहीं कई गुना उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट आर एग्जेक्रेटेड और एक्स्ट्रावेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, शी विप्स एज ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना ज्यादा रोती है जैसे समंदर हो, मतलब उसके आंसू को कंपैरिजन किया गया है इसमें किससे, समंदर से, ओशन से। एंड मदर इज लाइक ओल्ड हिल्स, मेरी माँ जो है वो पुरानी हिल्स की जैसी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपरबोले में स्टेटमेंट को आपका एग्जीग्रेट करके पेश किया गया है, वहाँ पे अब दर्शाया गया है। नेक्स्ट आपका है लिंगुआ फ्रांसिका। तो ये किसको कहते हैं, तो ये एक आपकी कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल होती है। ये जो बी सी एंड डी आपके स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, अरेंज फॉर ए स्पेशल पर्पस इन द मेन टाइम और मेन ऑफ लेटर्स। तो इसका लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है एक कॉमन लैंग्वेज, एक साधारण भाषा जो सबके लिए है, कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है, इसको आपको मीन्स करना है, तो इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे। तो रिवेंजफुल यानी बदला लेने की जो भावना होती है अंदर में, उसको हम विंडिक्टिव कहते हैं। वाइंडी, स्टॉर्मी एंड पीस लविंग, ये आपके मिलते जुलते ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है इसका, विंडिक्टिव मीन्स रिवेंजफुल। फाइंड द एरर, इसमें आपको एरर फाइंड करने हैं। अ लॉट ऑफ ट्रेवल डिले इज कॉज्ड ड्यू टू insufficiency and lack of good management on behalf of the railways or no error। तो ये कह रहा है कि a lot of travel delay, जो बहुत ज़्यादा देरी होती है रेलवे में ट्रेवल में,
वो किस कारण से होती है? ड्यू टू इनसफिशिएंसी, उनकी सफिशिएंसी नहीं होती है, लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट, और एक अच्छा प्रबंधन नहीं करने की वजह से ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑन बिहाफ ऑफ द रेलवेज की जगह पे ऑन द पार्ट ऑफ द रेलवेज कर देंगे, तो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएगा। तो एरर लाइज इन पार्ट नंबर सी। अगेन आपका फाइंड द एरर का क्वेश्चन है, कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ फ्यू मिनट प्लीज। तो बताना है आपको कि अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज को मांगने के लिए थोड़ी देर के लिए, तो उसकी जगह पे हम लेंड का यूज करेंगे या बोरो का यूज करेंगे या क्या करेंगे? तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही गलत है। कैन आई बोरो की जगह पे हम यहाँ पे कैन आई लेंड की जगह पे यहाँ पे बोरो का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? लेंड का मतलब होता है गिव समथिंग टू समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी को किसी चीज के लिए किसी को कोई चीज देना शॉर्ट टाइम के लिए, एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट इट बैक, ये उम्मीद करते हुए दैट यू विल गेट इट बैक। एंड बोरो का मतलब क्या होता है? इट इज अ रेगुलर वर्ब मीनिंग गेट समथिंग फ्रॉम समवन इंटेंडिंग टू गिव इट बैक आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इंटेंड कर रहे हैं, ये आपका फर्क है लेंड एंड बोरो में। अब बताइए, गीतांजलि इन इंग्लिश वाज पब्लिश्ड इन। तो गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, इनकी रचना, ये कब पब्लिश की गई थी? तो ये पब्लिश की गई थी 1912 में। इसका 1912 1920 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो बताना है आपको बार्बर्स ट्रेड यूनियन के ऑथर का नाम आपको। तो इनके ऑथर का नाम हो जाएगा मुल्क राजानंद। आर के नारायण, शशि देश पांडे एंड राजा राव आर नॉट द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी मुल्क राजानंद। तो याद रखेंगे आप, बार्बर्स ट्रेड यूनियन किसने लिखी है? मुल्क राजानंद ने लिखी। हु रोट सोहराब एंड रुस्तम, किसने लिखी है और सोहराब एंड रुस्तम, ये आपको बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने, स्विमबर्न ने, या मैथ्यू आर्नल्ड ने, या टेनिसन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखी गई है सोहराब एंड रुस्तम, जो 1853 में लिखी गई थी। एक पर्शियन स्टोरी थी, पर्शिया की, फारस की, एंड इट वाज टेकन फ्रॉम शाहनामा। जो शाहनामा रचना है, वहां से सोहराब एंड रुस्तम को लिया गया है, और इसको लिखने वाले रचयिता हैं मैथ्यू आर्नल्ड। तो आप याद रखेंगे। इन विच ईयर द प्री लॉर्ड वॉज पब्लिश्ड। तो किस साल में जो है प्री लॉर्ड पब्लिश की गई थी, जो आपकी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, इसमें से कौन ऑप्शन होगा? 1849, 1848, 1839 और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखेंगे आप, ऊपर में तीन ऑप्शन जो दिए गए थे, तीनों में से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1850 में लिखी गई थी प्रीलॉर्ड। इट वाज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1850 आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ। तो वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद से इसको पब्लिश किया गया था 1850 में। अब बताइए, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील्स विथ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है ज्यादातर किस चीज के बारे में बातचीत करती हैं? क्या ये पॉलिटिक्स के बारे में, क्या ये सिटी लाइफ के बारे में, क्या ये हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के बारे में, और रिवॉल्यूशन के बारे में? तो इसका करेक्ट आपको आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। रस्टिक लाइफ का मतलब क्या होता है? देहात जो होते हैं, गांव का जीवन, उसको हम रस्टिक लाइफ कहते हैं। वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड हैड बीन स्पेंट इन नेचर्स लैब। जो वर्ड्सवर्थ का बचपन गुजरा था वो कुदरत की लैब में, उनकी गोद में गुजरा था। यानी इसके कहने का मतलब है कि उनका बचपन एक देहात में, एक कंट्री साइड में गुजरा था। हिज पोएम मोस्टली डील्स विद हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव का एरिया या फिर देहात का एरिया। द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसको कहा गया है? चार्ल्स लैम्ब को, बैकन को, रिचर्ड को, या मिल्टन को? ये आपको बताना है। तो इसका आप करेक्ट आंसर बताएंगे। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो कहा गया है, फ्रांसिस बैकन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट इज कॉल्ड। तो एक सोनेट जो की 14 लाइन की पंक्ति होती है, कविता होती है, उसमें की पहली जो 8 लाइन होती है, क्योंकि 8 और 6 को मिलाकर के सोनेट होती है, तो पहली 8 लाइन को क्या कहा जाता है सोनेट में, ये आपको बताना है। क्या इसको सेस्टेक कहेंगे, क्या इसको ऑक्टेव कहेंगे, क्या इसको सेजुरा कहेंगे, या वोल्टा कहेंगे? तो सोनेट की पहली 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं। अब बताइए, हु चेंज हिज और हर रिलीजन सम ईयर्स एगो। तो किसने अपना रिलीजन, अपना धर्म को, अपने मजहब को बदला था कुछ साल पहले? मुल्कराज आनंद ने, या कमला दास ने, नजीम एजुकी ने, या फिर आर के नारायणा ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला दास ने। इन्होंने 65 साल की एज में इस्लाम कबूल किया था,
और उसके बाद से कुछ दिनों के बाद से ये दोबारा से अपने रिलीजन में वापस होना चाहती थी। पर इनके लड़के ने, इनके बच्चे ने इनको कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके वो पोएटिक कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये दोबारा से आपके इस्लाम रिलीजन पे लाइफ टाइम ये रही थी और इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो इस्लाम के तरीके से हुआ था। तो कमला दास आप याद रखेंगे, जिन्होंने अपना रिलीजन जो है, अपना धर्म जो है वो बदल लिया था। व्हाट इज द मेजर सिंबल इन वाइट्समैन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ? तो व्हाट वाइट्समैन के द्वारा लिखी गई जो ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका मेजर सिंबल क्या है, वो किस बारे में दर्शाती है, ये आपको बताना है। अर्थ के बारे में, द ओशन के बारे में, टॉम स्टॉम के बारे में या ग्रास के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ग्रास। तो ये ग्रास के बारे में, द ग्रास के बारे में बात करती है कौन सी कविता? आपकी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यूजिंग सॉफ्टर साउंड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, तो इसका मतलब होता है कि हम जो, अगर मान लीजिए हमारे सामने कोई मुसीबत आ गई है या कोई दुख की घड़ी है और उसकी जगह पे हमको किसी से अपनी बात करनी है, और उस हमको ये तो पता है कि हम मुसीबत में हैं, पर उसकी जगह पे हम ये कोशिश करें कि अपनी बात को थोड़े से सॉफ्ट तरीके से कहें, ताकि हम ब्लंटनेस को, जो उखड़ापन होता है, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकें। तो उसकी जगह पे हम कौन से टर्म को यूज करेंगे? तो इसमें से चारों में आपको बताना है ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका ये जो यूफेमिज्म है, इस यूफेमिज्म का यूज करके हम जो है हमारी ब्लंटनेस को अवॉइड कर सकते हैं, जिसके जगह पे हम सॉफ्टर साउंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे हम डाइड की जगह पे पास्ड अवे का यूज करते हैं। तो ये आपका यूफेमिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बताइए लिंग्विस्ट कौन होता है? वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ एक भाषा आती है, या वन हु नोज टू लैंग्वेजेस, जिसको दो भाषाएं आती है, वन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दो से ज्यादा भाषाएं आती है, या वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस, या जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। तो लिंग्विस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुभाषी होता है, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए, अ टर्नकोट इज, तो टर्नकोट का मतलब क्या होता है, ये आपका इडियम है, इसका मतलब बताना है। अ पर्सन हु चेंजेस फ्रॉम वन ओपिनियन टू एन ऑपोजिट वन इन वे दैट शोज दे आर नॉट लॉयल टू पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ओपिनियन, अपनी जो उसकी ओपिनियन है, जो वो सोचता है किसी के बारे में, वो जल्दी जल्दी वो बदलता रहता है, मतलब किसी एक ओपिनियन पे वो स्टिक नहीं रहता है। और इससे ये पता चलता है कि वो किसी को लेकर के लॉयल नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे लोगों को टर्नकोट कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ये इसका मतलब नहीं होगा। अ मैन हु डज नॉट चेंज हिज ओपिनियन, ये भी इसका मतलब नहीं होगा। अ पर्सन हु चेंजेस कोट इन स्प्रिंग सीजन, ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारा 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज अ पर्सन हु चेंजेस फ्रॉम वन ओपिनियन टू एन ऑपोजिट वन इन वे दैट शोज दैट दे आर नॉट लॉयल टू पीपल इज कॉल्ड टर्नकोट। अब यहाँ पे आपको बताना है डैश डैश एंड डैश आर फ्रेंड्स। तो इसमें आपको कौन सा नीचे में से आपको सिलेक्ट करके भरना है, यू ही एंड आई, और आई यू एंड ही, और आई यू और हिम, और यू हिम और आई। तो इसमें से कौन सा आप भरेंगे? यहाँ पे हम 2-3-1 का फॉर्मूला लगाएंगे। 2-3-1 के फॉर्मूले में क्या होता है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे यू यानी कि तुम, वह और मैं दोस्त हैं। तो यहाँ पे आई के बाद अगर आपको आर देखने को मिल रहा है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ये मत सोचेंगे कि आई हमारा सिंगुलर है तो हम आर प्लुरल क्यों यूज करेंगे। हम यहाँ पे 2-3-1 का रिस्पेक्टिव प्रोनाउन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर जी ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द ट्री वाज डैश विद फ्रूट्स, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। जो पेड़ था वो फलों से भरा हुआ था, तो इसकी जगह पे हम कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे? तो इसमें हम लेडन का यूज करेंगे, LADEN। ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वाज के वजह से हम यहाँ पे भरेंगे द ट्री वाज लेडन विद फ्रूट्स, जो फल पेड़ था वो फल से भरा हुआ था, लदा हुआ था। अब बस क्रैश्ड डैश अ कार, एक जो बस थी वो भिड़ गई किससे? कार से। तो इसके जगह पे हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? विद का, इनटू का, और या फिर अगेंस्ट का। तो इसमें हम क्रैश्ड इनटू का यूज करेंगे। क्रैश्ड इनटू का मतलब होता है दो चीजों का आपस में टकरा जाना। तो एक बस जो एक कार से टकरा गई, अब बस क्रैश्ड इनटू अ कार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा ये फिक्स प्रीपोजिशन है, क्रैश्ड इनटू, ये आप याद रखेंगे। द बेबी हैज डैश अप, तो बच्चा जो था, जो सोया हुआ था, वो जग गया। तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? वेकन होगा, अवेकन होगा, वोकन होगा, या अवेकेंड होगा? तो यहाँ पे वोकन का यूज करेंगे हम। द बेबी हैज वोकन अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन? तो एक फ्रेज है आपका टू काउंट अपॉन, इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। टू बी ग्रेटफुल, और टू रिलैक्स, और टू क्लीन अ थिंग, और टू डिपेंड अपॉन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टू काउंट अपॉन का मतलब होता है टू डिपेंड अपन किसी पे,
टू डिपेंड अपन, किसी पे निर्भर होना, इसके जगह पे हम टू काउंट अपॉन का यूज कर सकते हैं। व्हाट डज Pandora's box mean? तो Pandora's box का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। A problem that once began creates many complicated problems. एक ऐसी समस्या जो शुरू होते ही बहुत सारी समस्याओं की जड़ पैदा कर देती है। A speech or text in a praise of someone. एक ऐसी स्पीच या फिर टेक्स्ट लिखावट जो किसी की तारीफ में कही गई हो। A button for summoning help in an emergency. एक ऐसा बटन जो किसी को मदद के लिए जब आप मुसीबत में हो तब यूज किया जाता है, क्या तब पेंडोरास बॉक्स कहते हैं? या फिर एक म्यूजिकल बॉक्स इन लिटरेचर, इसको पेंडोरास बॉक्स कहते हैं। तो पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है अ प्रॉब्लम दैट वंस बिगन क्रिएट्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसका थोड़ा सा अब्रीविएशन देखेंगे, अ सोर्स ऑफ अनफोर्सीन ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स। एक ऐसी समस्या की जड़ जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, उसकी जगह पे हम पेंडोरास बॉक्स का यूज करेंगे, ये आप याद रखेंगे। टू मेक बोथ एंड मीट, तो इसका मतलब क्या होगा? टू मेक बोथ एंड मीट का मतलब होता है कि किसी तरह से गुजारा होना, बड़ी मुश्किल से गुजारा होना। तो इसका मतलब लीव विद इन मीन्स, तो ये आपका अचीव ए सॉल्यूशन लॉ, ये नहीं हो सकता है। लीव अमॉन्ग पीपल, ये भी नहीं होगा। एंड ऑफ द रोड, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। लीव विद इन मीन्स का मतलब होता है आपका अनजस्ट इनफ मनी टू लीव ऑन, मतलब इतने सफिशिएंट पैसे कमा लेना किसी तरह से जिससे गुजारा हो जाए। और टू कप अप विथ फाइनेंशियली, यानी आर्थिक रूप से अगर तंगी चल रही है तो उसकी जगह पे हम टू मेक बोथ हैंड मीट का यूज कर सकते हैं। अब बताइए कि पेट्रार्कन सोनेट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नोन एज इंग्लिश सोनेट, या इटालियन सोनेट, या फ्रेंच सोनेट, या शेक्सपियरियन सोनेट। तो पेट्रार्कन सोनेट जो होती है इसको हम क्या करते हैं, इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। 36 में देखिए, अ प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इन लिटरेचर और आर्ट इज कॉल्ड। तो ये आपको बताना है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इन लिटरेचर और आर्ट, इसको हम क्या कहेंगे? कैथारसिस कहेंगे, या कोलैक्विलिज्म कहेंगे, या वेरानकुलिक कुलर कहेंगे, या फिर फॉयल कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथारसिस होगा। कैथारसिस का मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस इन लिटरेचर और आर्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको बताया गया, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। कैथारसिस इज व्हेन लिटरेचर और ड्रामा provides a strong emotional experiences that result in a sense of purification or emotional cleansing. तो कैथारसिस का मतलब होता है लिटरेचर में या ड्रामा में ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल प्यूरिफिकेशन का सेंस निकलता है और आपका इमोशनल क्लीजनिंग होती है, उसको आप किस नाम से जानते हैं? उसको कैथारसिस के नाम से जानते हैं। A figure of speech where in a comparison is made between two unlike quantities without the use of the word like or as. तो एक फिगर ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम दो चीजों के बारे में आपस में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, पर उसमें हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम लाइक और एज का यूज करते हैं, ये आपको याद है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ये बेसिक है, इसको हम सिमिले कहते हैं। और एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम दो चीजों में कंपैरिजन तो जरूर करते हैं पर उसमें हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम मेटाफोर कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, मेटाफोर में हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं पर उसमें हम लाइक और एज को शामिल नहीं करते हैं। द यूज ऑफ एंग्री एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज, एक ऐसी इंसल्टिंग और एंग्री लैंग्वेज जिसका यूज करने के बाद से एक नया टर्म निकल के आता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जैरगोन कहेंगे, इन्वेक्टिव कहेंगे, मालापरिज्म कहेंगे, या मूड कहेंगे? तो इसको हम इन्वेक्टिव कहते हैं। यूज ऑफ एंग्री और इंसल्टिंग लैंग्वेज लिटरेचर में स्पेशली अगर हम एंग्री यानी गुस्से वाली भाषा या किसी को इंसल्ट करने वाली, किसी को नीचा दिखाने वाली लैंग्वेज का यूज करना, वो क्या कहलाता है? ऐसा टर्म जो है लिटरेरी टर्म में इन्वेक्टिव कहलाता है। A repetition of sentences using the same structure, सेंटेंसेस का रिपीटेशन होना, बार बार पुनरावृत्ति होना, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। अटैच और आपका एफोरिज्म और पेस्टोरल ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैरेलल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हेन अ रिपीटेशन ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन्स एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस बाय विलियम शेक्सपियर, दीज लाइन्स हैड बीन टेकन फ्रॉम। तो ऊपर में जो आपकी लाइन दी गई है, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन्स एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस बाय विलियम शेक्सपियर, ये इसको किसने लिखा है? इस लाइन को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो आपको सवाल ये यहाँ पे पैदा हो रहा है कि ये लाइन जो है, ऊपर जो लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपका मैकबेथ से, जूलियस सीजर से, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से और एज यू लाइक इट से ली गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एज यू लाइक इट से। ये आपकी पार्टिकुलर जो ऊपर में मेंशन की गई पंक्तियां हैं, ये आपकी एज यू लाइक इट से ली गई हैं। तो आज का हमारा
इसका एक्सप्लेनेशन है एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी और 1599 में इसको लिखा गया था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का 40 सवाल। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो इसको डबल करेंगे, हम लोग 80 सवाल का सेट करेंगे डेली के बेसिस पे। एक बात जो मैं आपसे ये इस बेहतरीन कंटेंट के लिए आपसे चाहता हूं कि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाएंगे, और ना अच्छा लगा हो तो प्लीज अनलाइक करके बता देंगे। और वीडियो को पहली बार देखने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक और बात, बहुत कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो जो अब पहले से आपके पास पड़ा हुआ है, जो रखा हुआ है, वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए रिसोर्सेज लिमिट रखो और रिवीजन रिवीजन करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो लगातार, और सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तो जाने से पहले मैं एक बात करके जाना चाहता हूँ, मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। क्या हुआ अगर तू अकेला है, फिर भी मुश्किलों का विजेता है। सूरज बनकर चमकना है अगर, तो चांद बनकर रात को जागना है। अपनी मंजिल के कांटों पे चल के तुझे अपने लक्ष्य की तरफ भागना है, तुझे अपने लक्ष्य की तरफ भागना है। आज के लिए बस इतना ही कहने वाला हूँ। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।